हेलो एवरीवन, वेलकम टू डाइव टू लर्न। माय नेम इज़ दीक्षा सारस्वत और इस वीडियो में हम कर रहे हैं DSSB PGT होम साइंस का क्वेश्चन पेपर सॉल्व जो कि 2015 का है। और इससे पहले मैं इसके 150 क्वेश्चंस कर चुकी हूँ डिस्कस, और आज 50 क्वेश्चंस बाकी हैं तो वो कर लेंगे। बैक टू बैक 50 क्वेश्चन इस वीडियो में होंगे और एग्जाम भी आने वाला है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि अब टाइम कम बचा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ये पहुंच पाए ताकि उनकी हेल्प हो सके। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है तो वो है 151 क्वेश्चन। डैश इज अ सब स्टेज ऑफ बिगिनिंग ऑफ फैमिली। तो यहाँ पे है हमारा ऑप्शन फर्स्ट। क्यों है ऑप्शन फर्स्ट? देखिए सारा ऑप्शन देख लेते हैं। पीरियड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, फाइनेंशियल रिकवरी, रिटायरमेंट और एक्सपेंडिंग स्टेज। तो ये है पीरियड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। क्यों है पीरियड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट? इसका मतलब होता है स्थापत्य काल। ठीक है, देखिए जब व्हेन टू पर्सन्स मैरी, तो वो मतलब उस टाइम पे वो एस्टेब्लिशमेंट स्टेज स्टार्ट होती है। begins with marriage and the first then until the first child born। तो जब तक कि फर्स्ट चाइल्ड यानी कि एक बेबी उनके मतलब शादी के बाद फिर एक बेबी, तब तक वो चलता है पीरियड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, यानी कि स्थापत्य काल है वो। उसके बाद जब वो फर्स्ट बेबी बॉर्न हो जाता है, मतलब फर्स्ट बेबी के बॉर्न होने पर वो जो यहाँ पे है सेकंड स्टेज फैमिली का वो शुरू हो जाता है। क्या होता है हमारा? वो होता है एक्सपेंडिंग स्टेज, जो कि ये है। ठीक है, और एक्सपेंडिंग स्टेज मतलब प्रसार होता है उसमें फैमिली का। ठीक है, चिल्ड्रन होते हैं फिर उनका लालन पोषण वगैरह सब, वो एक्सपेंडिंग स्टेज है। उसके बाद जब एक्सपेंडिंग स्टेज हो जाता है खत्म, तो क्या शुरू होता है? उसके बाद होता है कॉन्ट्रैक्टिंग, यानी कि जब जो बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो उनकी शादी होती है, फिर वो अपनी अपनी ऑक्यूपेशन या फिर उसमें अपने लाइफ में बिजी हो जाते हैं और फिर फैमिली कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, यानी कि सिर्फ पेरेंट्स बच जाते हैं। आजकल तो यही चला है न्यूक्लियर फैमिली का। तो इस उस स्टेज को न्यूक्लियर उस स्टेज को बोला जाता है कॉन्ट्रैक्टिव स्टेज। तो हमारा फर्स्ट जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग ये करेक्ट है। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 152। पैक्ड पीरियड्स आर कॉल्ड एट होम। तो उनको बोलते हैं पीक लोड। पैक्ड पीरियड इनको बोला जाता है। मेरे ख्याल से तो पैक्ड पीरियड इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये बिल्कुल पैक्ड पीरियड का मतलब उसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता। पीक लोड का मतलब जब बहुत सारा काम रहता है जिस टाइम पे, जैसे मान लीजिए इसमें मतलब कई वेरिएशन हो सकते हैं, जैसे कि डेली टास्क में हो सकता है, वीकली हो सकता है, किसी का मंथली हो सकता है, किसी का सीजनली हो सकता है। जैसे कि डेली का तो एक साधारण सा एग्जांपल ये हो गया, लाइक ब्रेकफास्ट का टाइम है, उस टाइम पे ब्रेकफास्ट बन रहा है, तो उस टाइम पे सारा काम एकदम से करना होगा। उस टाइम पे आप कुछ और नहीं कर सकते, तो पैक्ड पीरियड है वो एक हिसाब उस हिसाब से। ठीक है, फिर ये लाइट लोड और वर्क लोड जो है ये तो इससे कुछ मैटर करते नहीं है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आयरनिंग एंड वॉशिंग इज डैश वर्क। कैसा वर्क है ये? कैसा वर्क है ये? मॉडरेट वर्क है। क्यों? क्योंकि इसमें मतलब मेहनत तो लग रही है पर इतनी नहीं लग रही है जितनी कि एक हार्ड वर्किंग वाली एक्टिविटी में लगेगी। तो इसके साथ साथ जो हमारा वॉशिंग स्वीपिंग ये सब जो है ये मॉडरेट एक्टिविटीज होती हैं हाउस में जो भी होती हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश डिसीजंस आर सिचुएशन आर नेवर एंटिसिपेटेड। मतलब ऐसे जो कि कभी भी ऐसे डिसीजंस जो कि कभी भी पूर्वानुमान जिनका नहीं लगा सकते, एंटिसिपेटेड मतलब उन पूर्वानुमानित नहीं होते हैं वो कौन से होंगे? वो हो गए इमीडिएट। इमीडिएट आपको पता नहीं है, एकदम से कोई डिसीजन लिया लेना पड़ जाता है, कभी कभी कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो वो इमीडिएट है। तब तो आपको पहले से नहीं पता होता ना कि हाँ मुझे इस टाइप का डिसीजन लेना पड़ सकता है। आपके साथ भी हुआ होगा लाइफ में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ डैश इज केयरफुली थॉट आउट स्पेंडिंग प्लान फॉर मनी। इट इज बजट। ठीक है, देखिए बजट में पूरा आप स्पेंडिंग प्लान है, यानी कि आपका जो भी जितना भी इनकम है उसके अकॉर्डिंग कि मुझे इतने पैसों में ये काम करना है, ये करना है, वो करना है, तो वो सब क्या होता है? वो बजटिंग होती है। ठीक है, नाउ 156 क्वेश्चन डैश इज द मोस्टली वाइडली यूज्ड मेथड्स ऑफ सेविंग व्हिच इन द एंड बिकम्स एन इन्वेस्टमेंट। वो क्या है? चिट फंड है, शेयर्स है, स्टॉक्स है, या फिर लाइफ इंश्योरेंस है। वो लाइफ इंश्योरेंस है आपका। क्यों है? क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस में आपके पास ऑप्शन है कि आप
मतलब वो एक तरह से आप सेविंग कर रहे हो, बट वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है आपका, लास्ट में आपको वो अच्छा बेनिफिट देता है, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 157, हाइट ऑफ सरफेसेस फ्रॉम फ्लोर, फ्लोर, और यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है, हिंदी में तो लिखा हुआ है पृष्ठ, तो फ्लोर फ्रॉम पोस्टीरियर फ्लोर वाइल स्टैंडिंग फॉर एवरेज वुमन। तो यहाँ पे ये पूछा गया इस क्वेश्चन में, मैं आपका इसका मतलब मीनिंग बता देती हूँ कि एक जो महिला है वो अगर फर्श पे खड़ी है तो उसका जो औसत लंबाई है, हाइट है उसकी, वो कितनी होनी चाहिए। तो उसके हिसाब से जो आंसर की है उसके हिसाब से यहाँ पे दिया गया 161 to 76 सेंटीमीटर, ओके, ये सेंटीमीटर में है। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 158th क्वेश्चन, डैश शेप किचन आर मोस्ट पॉपुलर एंड कंसिडर द आइडल लेआउट। तो ऐसा कौन सा टाइप का किचन है इनमें से, एल शेप है, यू शेप है, टू वॉल है, आइलैंड है। जो सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर आइडल भी है, तो सबसे ज्यादा इनमें जो है वो यू शेप है, क्योंकि इसमें देखिए ऐसा रहता है यू शेप, ऐसा ऐसा रहेगा आपका किचन यू करके, ठीक है, मतलब ये थोड़ा गलत बन गया। तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे आपका वॉशिंग एरिया रहेगा, ठीक है, सिंक एरिया, यहाँ पे आपकी रेफ्रिजरेशन यूनिट रहेगी इधर, और इधर आपका रहेगा कुकिंग कुकिंग रेंज, ठीक है। मतलब अलग अलग हिसाब से भी इस्टेब्लिश किया जा सकता है इन यूनिट्स को। तो यहाँ पे अच्छा एक वर्क ट्रायंगल बनता है, और इसमें स्पेस की भी कोई कमी नहीं होती, आराम से सारे काम हो जाते हैं। बीच में ट्रैफिक के लिए एरिया, ट्रैफिक का मतलब कोई आ रहा है जा रहा है किचन में, उसके लिए भी एरिया बचता है। तो ये सबसे अच्छा आइडल लेआउट होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है हमारा यू शेप। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इज द नेम ऑफ फॉर अरेंजमेंट, नेम फॉर फ्लावर अरेंजमेंट ओरिजिनेटेड फ्रॉम जापान। तो जापान का कौन सा है, इकेबाना। इकेबाना का मतलब ये होता है फ्लावर अरेंजमेंट, अरेंजिंग फ्लावर्स और मेकिंग फ्लावर्स अलाइव, इसका मतलब ये होता है इकेबाना का, ठीक है। और इसको एक चीज और, मतलब इसको और बोलते हैं काडो, ओके, काडो, वे ऑफ फ्लावर्स। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, dash service is the most popular and most convenient means of serving guest। कौन सा है, वो है बुफे, ठीक है। बुफे लगा देते हैं, फिर वो अपने मतलब वहां से चूज कर लेते हैं जो भी उन्हें चाहिए होता है। नाउ 161, dash is a insecticide that is dissolved in kerosene and sprayed ऑन नॉन एब्जॉर्बेंट सरफेसेस। तो वो है ऑयल बेस्ड स्प्रे आपका। जो भी पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड है इस टाइप की कौन सी होगी जो कि नॉन एब्जॉर्बेंट सरफेसेस पे करी जाएगी, वो है ऑयल बेस्ड स्प्रे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर 162 क्वेश्चन, मेक डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्टिव बाय फील्ड टूर, इन्वॉल्विंग ऑडियंस या एनकरेजमेंट। तो अगर डिमॉन्स्ट्रेशन को इफेक्टिव बनाना है तो ये सारे तीनों ही तीनों बहुत अच्छे उसके लिए फैक्टर साबित होंगे, तो ये ऑल ऑफ द अब यहाँ पे आंसर होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट स्टेज इन स्किल डेवलपमेंट इज इनिशियल स्टेज, सेकेंड स्टेज, स्टेज ऑफ इंडिपेंडेंट परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस एज डेमोन्स्ट्रेशन। तो जो आंसर इसका है वो है परफॉर्मेंस एज डेमोन्स्ट्रेशन, ओके। मतलब जब आप परफॉर्मेंस दो किसी को एज अ डेमो, मतलब उस टाइम पे आपकी स्किल डेवलप हो चुकी है, सो इट इज द लास्ट स्टेज। नाउ 164th क्वेश्चन, कम्युनिकेशन इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड कम्युनिको मीन्स, उसका मीन तो होता है कॉमन वर्ड। तो ये यहाँ पे बात हो रही है ग्रीक वर्ड की, डोंट गेट कंफ्यूज्ड बाय ग्रीक वर्ड एंड लैटिन वर्ड। अगर लैटिन वर्ड की हम बात करेंगे तो फिर आपका क्या आएगा, कम्युनिकेयर, या फिर आपका कम्युनिकेयर आएगा, या फिर कम्युनिस्ट वर्ड आएगा। अगर कम्युनिकेशन की बात होगी लैटिन वर्ड से की ओरिजिन से, ठीक है। अब यहाँ बात हो रही है ग्रीक वर्ड से, तो कम्युनिको आएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपोनेंट्स ऑफ मैसेज आर कोड, कंटेंट, ट्रीटमेंट, ऑल ऑफ द वर्ब आर कंटेंट्स ऑफ मैसेज। क्यों कोड, कंटेंट, ट्रीटमेंट, ये सब है। पहले कोई अपनी जो भी फीलिंग्स है उसे कोड करेगा,
फिर वो उसका वो जो भी मैसेज में भेजेगा वो कंटेंट होगा। ट्रीटमेंट उसे कब मिलेगा, जब वो किसी रिसीवर के पास आ जाएगा। तो ये सारे ही उसके कंटेंट है। नाउ 166 क्वेश्चन, टीवी, बुक, सिनेमा एंड इंटरनेट आर डैश चैनल्स। तो ये है मास मीडिया के चैनल्स। क्यों है मास मीडिया के चैनल्स? तो जो कि जो भी मास मीडिया के चैनल कौन से होंगे, दैट रीच टू द मास ऑडियंस, वो सारे मास मीडिया के चैनल्स हैं। इसके अलावा मैगजीन हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, ये सारे क्या है, मास मीडिया के चैनल्स हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीकिंग, राइटिंग, पेंटिंग और डैश स्किल्स। तो कौन सी स्किल्स हैं? ये है आपकी मतलब पेंटिंग और स्पीकिंग, राइटिंग। तो ये कौन से आपके सारे कौन से स्किल्स हैं? ये है आपकी एनकोडिंग स्किल्स। एनकोडिंग स्किल्स क्यों है? देखिए पहले एनकोडिंग का मतलब क्या होता है, प्रोसेस ऑफ हियरिंग द साउंड एंड बीइंग एबल टू राइट अ सिंबल टू रिप्रेजेंट दैट साउंड। तो पहले तो आपने कोई साउंड सुनी आपने, या फिर कोई भी पिक्चर देखी, या कुछ भी आपके माइंड में आया, कोई फीलिंग आई, आप उसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप या फिर आप उसे बोल पा रहे हो, आप उसे रिप्रेजेंट कर पा रहे हो, तो दैट इज एनकोडिंग। तो स्पीक कर रहे हो, चाहे राइट कर रहे हो, चाहे पेंटिंग कर रहे हो अपने भावों को, तो वो हो गया एनकोडिंग। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस, ऑडियंस में बी पोटेंशियल, अवेलेबल, एक्टिव एंड पैसिव, ऑल ऑफ द वर्क। ऑल ऑफ द वर्क क्योंकि ऑडियंस पोटेंशियल भी हो सकती है, अवेलेबल भी हो सकती है, एक्टिव एंड पैसिव भी हो सकती है। एक्टिव एंड पैसिव का मतलब होगा कि एक्टिव तब होगी जैसे वो कोई मास मीडिया, अगर मास मीडिया या फिर कुछ भी मतलब जैसे वो किसी स्पीकर को सुन रही है, एक्टिव ऑडियंस, और फिर वो उसे सुन के इंटरप्रेट भी कर रही है और चैलेंज भी कर रही है, तो वो एक्टिव होगी। और अगर वो सुनकर उसे ना तो इंटरप्रेट कर पा रही, मतलब इंटरप्रेट नहीं, जैसा उसने बोला उसने वैसा ग्रहण कर लिया, और उसके बाद ना इंटरप्रेट करा ना हुई उसकी बात को चैलेंज किया, तो वह हो गई पैसिव ऑडियंस। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज स्ट्रेस इज डैश बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। तो कैसा बैरियर है स्ट्रेस? फिजिकल है, साइकोलॉजिकल है, सोशल है, कल्चरल है? तो आपका साइकोलॉजिकल है क्योंकि ये ब्रेन से आपके साइकोलॉजी से रिलेटेड है। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवर्टाइजमेंट हेल्प्स फॉर कस्टमर बाइंग, या इट्स करेक्ट। कंज्यूमर को या कस्टमर को खरीदने के लिए हेल्प करते हैं एडवर्टाइजमेंट। नाउ 171 डैश लेबल्स एक्सप्लेन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेबल्स। कौन से होंगे वो? ब्रांड होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा, तो बी ऑप्शन आपको ग्रेड या फिर डायरेक्ट। तो यहाँ पे जो है आपका डिस्क्रिप्टिव है। डिस्क्रिप्टिव लेवल कौन से होते हैं? जैसे आपने किसी फूड प्रोडक्ट पे देखा होगा, वहाँ पे उसका नेम लिखा होगा, उसका इंग्रेडिएंट लिखा होगा, उसकी सर्विंग साइज लिखा होगा, मतलब उसमें कितनी अमाउंट आई है पैकेट में, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कंटेंट, उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू लिखी होगी। वो सारी जो है डिस्क्रिप्टिव है, आपका डिस्क्रिप्टिव लेवल है। ठीक है, now move to the next question, 172 dash is a process by which a person becomes changed in his behavior through self activity। कैसे वो अपना बिहेवियर, अपने ही बिहेवियर में वो चेंज हो जाता है थ्रू सेल्फ एक्टिविटी, अपने ही कार्य के द्वारा। तो वो हो गया आपके लर्निंग। ठीक है, अपने ही कार्य से और अपने ही उसके बिहेवियर में चेंज हो रहा है, तो वो लर्निंग होगी। डिफाइनिंग क्या? डिफाइनिंग मतलब परिभाषित करना, तो परिभाषित करके थोड़ी ना वो चेंज हो जाएगा। इंस्ट्रक्टिंग, इंस्ट्रक्टिंग करके, इंस्ट्रक्ट करके भी नहीं हो सकता जब तक वो कुछ नया सीखेगा नहीं कि हाँ अच्छा मैं ये गलत कर रहा हूँ। अगर वो उसने ये चीज़ सीख ली, तो पता चल गया उसे, तो तब वो चेंज कर पाएगा अपने बिहेवियर को। नाउ 173 एग्जिबिट्स आर डैश एक्सटेंशन मेथड। तो वो आपका विजुअल है। एग्जिबिट, एग्जीबिशन तो आपने पता ही है, एग्जीबिशन क्या देख कर ही तो पता चलती है ना आपको, तो विजुअल है। नाउ 174 a dash aid is an instruction or communicating devices which in which message can be seen but not heard। तो ऑडियो, ऑडियो में सुना जा सकता है, विजुअल में नहीं सुना जा सकता। स्पीच मतलब बोल रहे हो फिर सुना है, सुनेगा कोई ना कोई। आपका विजुअल, विजुअल है जिसमें कि आप उसे कम्युनिकेट कर सकते हो, बट वो सुना मतलब देखा जा सकता है बट सुना नहीं जा सकता। नाउ आर डैश चार्ट्स आर यूज टू कंपेयर क्वांटिटीज एट डिफरेंट टाइम्स। तो इनमें से कौन सा? ट्री चार्ट, पुल चार्ट, बार चार्ट, स्ट्रिप टीज चार्ट। तो इसमें से जो इसका करेक्ट आंसर है वो है आपका बार चार्ट। बार चार्ट यूज होते हैं
टू कंपेयर क्वांटिटीज एट डिफरेंट टाइम्स, ठीक है, कंपेयर डिफरेंट डेटा बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ओवर द टाइम। तो जैसे ये आपका ये आपका मान लीजिए 2001 का डेटा है, ठीक है। अभी ये 2001 से लेके 2005 तक का डेटा मैं आपको यहाँ पे दिखाने जा रही हूँ। जैसे ये 2001 का है, इतना फूड कंज्यूम्शन हुआ है कम्युनिटी के द्वारा। ये एक बार बनाया, मतलब बार बनाया मैंने, आप इसे एक समझ सकते हैं एक सैंपल की तरह। फिर यहाँ पे 2002 का चल रहा है, 2002 में इतना जो है टोटल हुआ है कंजम्पशन। अब 2003 में कितना हुआ है, ये देखिए 2004 में इतना हुआ है और 2005 में इतना हुआ है। तो इसे देख के कंपेयर कर सकते हो ना कि किसमें ज़्यादा हो रहा है किसमें कम हो रहा है। ये तो सिर्फ एक रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने यहाँ पे बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे बार चार्ट आपका करेक्ट ऑप्शन है। नाउ 176 डैश इज अ स्पीच डिसऑर्डर, क्राइंग, कूइंग, जेस्चर्स या स्टटरिंग। तो क्राइंग इज नॉट अ स्पीच डिसऑर्डर, क्यूइंग तो छोटे बच्चे करते हैं ना जब छोटे होते हैं। जेस्चर मतलब इशारे में बात करना, वो भी नहीं है। डी स्टटरिंग यानी कि अटकना बात करते करते, वो आपका एक स्पीच डिसऑर्डर है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 177 डैश स्ट्रेसेस फ्रॉम spontaneous play as an एक्टिविटी फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट। तो यहाँ पे मिसिंग है। मैं हिंदी में क्वेश्चन, जो ये क्वेश्चन पेपर है पूरा, वो मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगी और आप वहाँ से देख सकते हैं। तो जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ आएगा वो आप हिंदी में भी देख सकते हैं। वैसे मैं एक्सप्लेन तो कर ही नहीं हूँ साथ साथ, तो आई होप समझ में आ जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे जो लिखा है वो है स्ट्रेस इज फ्री एंड, यहाँ पे फ्री है, फ्री एंड स्पॉन्टेनियस प्ले एज एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी फॉर चिल्ड्रन, ठीक है। इम्पॉर्टेंट एंड इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी फॉर चिल्ड्रन चाइल्ड डेवलपमेंट, तो वो है मारिया मोंटेसरी के द्वारा यहाँ पे बताई गई चीज, ठीक है। नाउ फर्स्ट स्टेज ऑफ प्ले इज, फर्स्ट स्टेज ऑफ प्ले इज, इनमें से एक्सप्लोरेटरी, टॉय स्टेज, प्ले स्टेज कोई सी भी नहीं है, क्योंकि इसमें जो स्टेजेस हैं प्ले की, जो स्टेजेस हैं उसमें आएगा आपका अनऑक्यूपाइड प्ले, सॉलिटरी प्ले, और आपका ऑनलुकर प्ले आएगा, और पैरेलल प्ले आएगा, फिर एसोसिएटिव प्ले आएगा और कोऑपरेटिव प्ले आएगा। ये सारी स्टेजेस हैं, इसमें से कोई सी नहीं है। नाउ एक्ट्स में हैव टू बी कंट्रोल, लिमिटेड, रिडायरेक्टेड और ऑल। तो जो आपके एक्ट्स हैं ना, आपके जो एक्ट्स हैं, यानी कि एक्ट का मतलब, एक्ट का मतलब तो वो भी हो गया कार्य भी, बट एक्ट का मतलब एक और हो जाएगा कि आपके जो एक्ट एक तरह से कार्य होगा और एक तरह से आपका लॉ भी। तो एक्स में हैव टू बी कंट्रोल, लिमिटेड, रीडायरेक्टेड, ऑल। तो ये है ऑल ऑप्शन। वो कंट्रोल भी होने चाहिए, लिमिटेड भी होने चाहिए, रीडायरेक्ट भी होने चाहिए, और मतलब तीनों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। इस हिसाब से माफ कीजिएगा, एक गलती हो गई। ये जो आपका फर्स्ट स्टेज ऑफ प्ले है, वो जो अभी मैंने बताए वो सारे स्टेजेस पार्ट 10 के अकॉर्डिंग है, बट अगर वैसे फर्स्ट स्टेज ऑफ प्ले अगर इनमें से बात करें तो वो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, ठीक है। तो इसे मैं यहाँ से इरेज कर देती हूँ। ओके, तो आपका फर्स्ट स्टेज 178 का अच्छा हुआ कि हाथों हाथ करेक्शन हो गया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 180 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दैट इज योर an unfocused interaction is all set off by आई कांटेक्ट। अगर किसी कोई व्यक्ति आपसे बात कर रहा है बट वो आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि वो आपकी बातों पर, मतलब वो उसका फोकस कहीं और है और वो उसका इंटरेस्ट नहीं है बात सुनने में। तो अनफोकस्ड इंटरेक्शन होता है जब कोई आई कांटेक्ट नहीं करता बात करते हुए। 181 डैश इज प्रोबेबली ओल्डर देन लैंग्वेज, ओल्डर देन लैंग्वेज इट इज म्यूजिक। म्यूजिक आपका लैंग्वेज से भी पहले, उसका मतलब लैंग्वेज से पहले ओरिजिन है म्यूजिक का। अब पूछा गया है द इंडियन फोक थिएटर फॉर्म्स एज इनेक्टेड इन अर्बन एंड रूरल टुडे आर बियरली डैश ओल्ड, कितने ईयर्स ओल्ड हैं। तो अब बात करें तो वो ये 400 से 600 साल, यानी कि 400 to 600 ईयर्स ओल्ड हैं, ठीक है। अब बात करते हैं पपेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, पपेट्स कैन बी इजीली मेड विद इनएक्सपेंसिव अवेलेबल मटेरियल, यस। कैसे? पेपर से आप पपेट बना सकते हो, मोस्ट कॉमन एग्जांपल है।
नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. लर्निंग थ्रू सैटेलाइट इज बेसिकली लर्निंग बाय गाइडेंस. ओके. इनिशिएशन, इनिशिएशन यानी कि शुरुआत. गाइडेंस मतलब गाइड कर रहा है कोई आपको. सीइंग मतलब देखने से. तो सैटेलाइट के थ्रू आपको, सैटेलाइट जैसे सैटेलाइट, अब आपको मैं एग्जांपल के थ्रू बताऊं तो सैटेलाइट चैनल भी चल रहे हैं, तो क्या गाइड ही तो कर रहे हैं ना वो, आप एक तरह से आप इससे समझ सकते हो. नाउ 185th क्वेश्चन. डिस्प्ले सर्व्स important purposes such as help explain things, publicize abstract ideas, give recognition to स्टूडेंट्स वर्क या स्टिमुलेटिंग स्टूडेंट्स. तो वो है स्टिमुलेटिंग स्टूडेंट्स. डिस्प्ले अगर जैसे प्रेजेंटेशन है या आपको कोई चीज सामने से दिखाई डिस्प्ले की जा रही है, डिमोन्स्ट्रेशन किया जा रहा है, तो क्या कर रहा है वो स्टिमुलेट कर रहा है आपके आइडियाज को और स्टूडेंट्स के ब्रेन को भी, मतलब ब्रेन स्टॉर्मिंग भी एक तरह से कर रहा है. Now 186 question. A mobile is a visual medium pictorial hanging with chords. तो इसका जो करेक्ट आंसर वो दिया है वो ए एंड बी दोनों है. विजुअल मीडियम भी है और पिक्टोरियल हैंगिंग विदाउट विद कॉर्ड्स है. Now 187. Micro teaching is based on dash, मतलब किस पे बेस्ड है माइक्रो टीचिंग. कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? कंप्यूटर असिस्टेंस, प्रोग्राम लर्निंग, थ्योरी और ऑल. तो आपका जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बनता है ऑल है. क्यों? कंप्यूटर असिस्टेंस, प्रोग्राम लर्निंग, थ्योरी. देखिए माइक्रो टीचिंग आपकी होती क्या है, एक टीचर इंस्ट्रक्ट कर रहा है, वो उसकी रिकॉर्डिंग, मतलब एग्जांपल दे रही हूँ कि कैसे होती है माइक्रो टीचिंग. फिर वो जो भी उसने इंस्ट्रक्ट करा वो अपनी रिकॉर्डिंग उसकी देखेगा कि हाँ मैंने ऐसे ऐसे पढ़ाया है. अब वो अपने पीयर्स को भी वो रिव्यू के लिए देगा, उसमें जो भी उसकी मिस्टेक्स हुई होंगी या फिर जो भी उसे इम्प्रूव करना होगा वो अब इम्प्रूव करेगा. तो दैट इज माइक्रो टीचिंग. ठीक है. नाउ 188 क्वेश्चन. एनी आइडिया, प्रैक्टिस और प्रोडक्ट इंडिविजुअल परसीव टू बी न्यू. तो क्या है यहाँ पे न्यू आएगा. ठीक है. तो वो क्या है, वो है आपका इनोवेशन. इनोवेशन क्या होता है? इनोवेशन होता है कुछ भी नया इन्वेंट करना या फिर नया कोई आइडिया ना, उसे प्रैक्टिस में लाना या प्रोडक्ट बनाना, ये सब इनोवेशन है. 189 क्वेश्चन. लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन मीन्स टू बी सेड टू अचीव. क्या? कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट. लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन की बात हो रही है. अब कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जैसे कोई छोटा बच्चा है, आप उसे काउंटिंग, आप उसे क्या सिखाते हो जब सब्ट्रैक्शन और आप उसको प्लस करना सिखाते हो, तो उस टाइम पे आप उसे ऐसे थोड़ी बताते हो कि टू और टू, टू प्लस टू फोर होते हैं, ऐसे तो वो नहीं सीख पाएगा. तो उसे हम कैसे एग्जाम्पल से कि आपके पास टू टॉफीज हैं और फिर टू टॉफीज और आ गई, तो ये क्या है? ये कंक्रीट है, यानी कि जो लाइव या फिर जो भी मतलब हमारे आसपास के ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे चीजों को सिखाना, वो कंक्रीट है. फिर वो एब्स्ट्रैक्ट में जाएगा, यानी कि जो चीजें वर्ड में हम उसे देख नहीं सकते एब्स्ट्रैक्ट, वो वाली चीज पे जाता है वो. तो टू प्लस टू फोर है, तो वो एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा जब वो ये चीज सीख जाएगा. नाउ 190 क्वेश्चन. इन अ कंट्री लाइक इंडिया द प्रॉब्लम्स एंड डिफिकल्टी फेस्ड इन असिस्टेंस, या फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा वर्किंग मेथड इज आर. इज और आर. तो ये है वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी. सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है. टाइम तो है लोगों के पास, डिस्टेंस, टाइम तो उतना ही है ना जितना अदर कंट्रीज के पास होगा. डिस्टेंस ये कोई प्रॉब्लम नहीं है. कन्वेंस भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसे नहीं करा जा सकता. ठीक. तो वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी मतलब इसके लिए काम करने की ज़रूरत है. ऐसा नहीं कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, नहीं हो सकती. लेकिन यहाँ यहाँ पे जो से लाइब्रेरी भी है और उसके साथ साथ लेबोरेटरीज की भी नीड बहुत है. 191 क्वेश्चन. इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन. इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन क्या है, मतलब इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन से क्या रिजल्ट निकलता है? तो वो है आपका इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन कैन बी, क्या हो सकता है? ये र्यूमर हो सकता है. र्यूमर मतलब झूठी खबर. ठीक है. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज योर 192. रिसर्चर शुड फाइंड आंसर टू रिसर्च क्वेश्चंस. वैलिडिटी, गैसिंग, आउन, पिंचिंग, ये सब कुछ मैटर नहीं करता. देखिए रिसर्च, अगर कोई रिसर्चर है उसके माइंड में कुछ आया, उसने एक रिसर्च क्वेश्चन दिया, फिर या उसके बेसिस पे वो हाइपोथेसिस बनाएगा, ऑब्जेक्टिव्स देगा, तो क्या वो अगर उसका जो क्वेश्चन या जो भी उसके माइंड में कॉन्सेप्ट आ रहा है उस टाइम पे, जो भी आइडिया है, जब तक उसका रिसर्च क्वेश्चन, वो किस लिए कि मैं जो बात कह रहा हूँ वो वैलिड है, इसीलिए तो वो रिसर्च कर रहा है ना.
तो वो वैलिडिटी यहाँ पे करेक्ट होगा। 193 है, हु स्टेटेड द डिजाइन रिजल्ट फ्रॉम कंट्रोलिंग जनरल साइंटिफिक मॉडल इनटू वेरिड रिसर्च प्रोसीजर, तो वो है पीवी यंग। ठीक है, now move to the next question. 194, study which accurately portray the characteristic of a particular situation or groups or individuals are, कौन सी स्टडी है वो है डिस्क्रिप्टिव। देखिए क्या है, करेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्टिकुलर सिचुएशन और ग्रुप और इंडिविजुअल। तो जो डिस्क्रिप्टिव स्टडी है आपकी, वो एक पर्टिकुलर फिनोमिना, एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन के बारे में बताती है व्हाट इज, बट वो वाई को इंक्लूड नहीं करता है डिस्क्रिप्टिव स्टडी, बट वो बताता है कि क्या क्या है उसके बारे में सारी नॉलेज। ठीक है, 195, स्टेटिस्टिक्स इज टुडे नीडेड फॉर डाटा कलेक्शन टैबुलेशन ऑफ डाटा, तो दोनों के लिए ही यूजफुल है। Now 196 question, the interview method depends upon on individual researchers capability, communication, sensitivity to situation, या all of the above। एक इंटरव्यू मेथड डिपेंड्स, मतलब एक जो इंटरव्यू है, एक रिसर्चर है वो इंटरव्यू ले रहा है सामने वाले पर्सन से, तो उसकी कैपेबिलिटी कैसी है, कम्युनिकेशन उसका कैसा है, सेंसिटिविटी कैसी है सिचुएशन को लेके। अगर वो किसी सिचुएशन, मान लीजिए सामने से उल्टा उससे आप वो जा रहे हो कोई क्वेश्चन लेके, आपसे कोई पूछ ले कि अच्छा ऐसा क्वेश्चन क्यों रखा है इसमें, या फिर क्यों आप ये सब कर रहे हो, तो आपके मतलब, या फिर कोई ऐसा कोई भड़काऊ सी कोई चीज पूछ ले, तो आप उसके हिसाब से, आपका जो ब्रेन है आप उसके हिसाब से सेंसिटिव होने चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए आपकी, और कैपेबिलिटी होगी आप उसे जो भी सिचुएशन आपके सामने उसे कोप अप कर पाओ। नाउ 197 क्वेश्चन, द एंटायर ग्रुप फ्रॉम विच सैंपल इज चूजन इज नोन एज, क्या है वो, जो आपका जिससे पूरे आपका एक ग्रुप है, मतलब जहां से भी ली जा रही है वो आपकी है, वैसे तो वो पॉपुलेशन होता है, या है ना, यूनिवर्स भी कहते हैं, वैसे यूनिवर्स होगा, और बट यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है वो ऑल है, आई डोंट नो सप्लाई क्यों दिया गया है। ठीक है, नाउ 198 क्वेश्चन, देखो वैसे तो अगर एंटायर ग्रुप फ्रॉम विच सैंपल इज चूजन, तो वो आपका है यूनिवर्स, यूनिवर्स भी नहीं होगा, इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो पॉपुलेशन ही होगा। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है, मैं यहाँ पे दूसरे पेन से मार्क कर देती हूँ जो कि इसका करेक्ट आंसर है। देखो इसका करेक्ट आंसर तो पॉपुलेशन ही होना चाहिए, सप्लाई कुछ ऐसी चीज रिसर्च में मैंने अभी तक पढ़ी नहीं। 198 क्वेश्चन, सिलेक्शन इज डन बाय द रिप्रेजेंटेटिव यूनिट देमसेल्फ इज नॉन एज डैश सैम्पलिंग, वो है सेल्फ सेलेक्टेड। कैसे, यहाँ पे कहा है डन बाय रिप्रेजेंटेटिव यूनिट्स देमसेल्फ, मतलब जो रिप्रेजेंटेटिव यूनिट्स है, यानी कि जो सैंपल है वो खुद ही सेलेक्ट हो रहा है, अपनी मर्जी से खुद जा रहा है सैंपल के तौर पे, तो सेल्फ सेलेक्टेड है, मतलब अपने आप। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक जो है ऑर्गेनाइजेशन है, वो उसमें कोई रिसर्च करना चाहता है कोई बंदा, या फिर वो कोई सर्वे कर रहा है, तो उसने क्या करा, ऑर्गेनाइजेशन की साइट पे क्वेश्चनेयर डाल, फिर वहाँ पे पोस्ट कर दिया। अब जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग हैं उनकी मर्जी है कि वो डिसएग्री कर सकते हैं, उसे एग्री कर सकते हैं, और फिर उसे अपने अकॉर्डिंग फिलअप कर सकते हैं। तो जो लोग फिलअप कर रहे हैं वो सेल्फ सिलेक्टेड हुए, अपनी मर्जी से जा रहे हैं, तो ये यहाँ पे सेल्फ सिलेक्टेड हो गया। Now 199 question, the number of families and members of each family, male or female ratio in a village is an example of real universe। ठीक है, now the next question is the report should also mention sampling method, size of sample, criteria for selection। ये सारी चीजें उसमें इंक्लूड होनी चाहिए कि कौन सा सैम्पलिंग मेथड यूज हुआ था रिसर्च करते वक्त, साइज क्या था सैंपल का, क्राइटेरिया क्या था सिलेक्शन का, ये सारी चीजें मेंशन करनी जरूरी होती हैं। तो ये आपका 2015 का क्वेश्चन पेपर यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तो प्लीज इस वीडियो को जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। और हमारा एमसीक्यू बुक लॉन्च हो गया है, उस पहले वीडियो में मैंने बताया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको खरीदना है तो आप खरीद सकते हैं। फॉर प्रैक्टिस इज मस्ट फॉर एग्जाम, मतलब अगर प्रैक्टिस करके जाएंगे आप पहले तो अच्छा रहेगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। उसके बाद मैं 2018 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगी। थैंक यू सो मच।